Good morning, students. How are you today? I wish for your good health and good time. So, what we are going to study or discuss today, we will go for the discussion of the memo motion study. It is one of the method or similar to that of the motion study, time study, work study, as we have studied earlier or we have discussed earlier. So it is also used by industrial engineers and industries to improve the process efficiency, productivity and the proper utilization of the available resources. So this memo motion study is developed by Marvin E. Mundell in 1946. In this technique, we will capture by using camera the stills of the long operations. To analyze them thoroughly and predict or interpret the things which we have to remove, which are not of any utilization or worth, also hampers the efficiency and productivity of the worker. It is a form of time-lapse photography which records activity by use of cine camera adapted to take picture at longer interval than normal. ठीक है, टाइम लैप्स फोटोग्राफी ये करता है. इसकी स्पीड करीबन रहती है 1 to 2 फ्रेम पर सेकेंड रादर देन 24 फ्रेम्स पर सेकेंड. ओके, by employing the memo motion study, it is possible to record activities within the working area for long period of time. एक लंबे समय के लिए जो ऑपरेशन जो प्रोसेसेस चल रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है मेमो मोशन स्टडी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके, ताकि जो अलग अलग टाइम स्टैंड पर अलग अलग मोशंस हमको मिल रहे हैं वर्कर के, मटेरियल के, मशीन टूल के, उनको एनालाइज किया जा सके, उनको रिप्रोड्यूस किया जा सके. द रिजल्टिंग सीरीज ऑफ स्टिल शॉट्स कैन बी एनालाइज्ड एंड यूज्ड एज ए बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चार्ट. चार्ट बनाने में हमको हेल्प करते हैं ये जो फोटोग्राफ्स हमको मिलते हैं, तो उसमें अलग अलग मोशन की स्टडी करके, फोटोज़ की स्टडी करके हम अलग अलग चार्ट्स बनाते हैं टू इम्प्रूव द मेथड, to enhance the operations. This will be the overall concept of memo motion study. We will go for the next topic in the next slide. Let's see what's that. In the next topic, we will discuss about the work study. In this concept, we will first discuss the work measurement. तो वर्क मेजरमेंट क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जब एक वेल क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर हमारे पास में है तो उसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में, पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम लग रहा है. बाय अचीविंग द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, जिस तरीके की परफॉर्मेंस डिज़ायरेबल है उस परफॉर्मेंस पर किसी काम को करने के लिए कितना वक्त हमारे वर्कर को लग रहा है और कितना लगना चाहिए था. तो इस टाइम को जो कि हमारा वर्कर ले रहा है
उसको एक स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि वो वर्कर टाइम ज़्यादा ले रहा है या विद इन टाइम वर्क परफॉर्म करके दे रहा है। ये स्टडी वर्क मेज़रमेंट में की जाती है, वर्क को मेज़र किया जाता है। इसके कुछ सब कैटेगराइजेशन भी है, जैसे इट मीन्स टू फाइंड आउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ईच एलिमेंट। फिर देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक एलिमेंट को कितना टाइम लग रहा है, ये देखा जाता है। फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, उस टाइम को फिक्स किया जाता है और उसको ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। फिर हमारा वर्कर या जो हमारा मशीन टूल है वो जब परफॉर्म करता है टास्क को, तो फिर वो कितना टाइम ले रहा है ये देखा जाता है। एक्चुअल टाइम टेकन विल बी कंपेयर्ड with the standard time for the particular operation or process, and then it is analyzed, and if the engineers find that the worker is taking too much time to perform a job, then the new method, the new strategy would be given to the worker to perform the job better and in less time. Understand? Here we are having some objectives and uses of work measurement in the context of industrial engineering. वर्क मेज़रमेंट के क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या उपयोगिता है इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में, ये हम देखते हैं। फर्स्ट है मैन पावर प्लानिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये वर्क मेज़रमेंट में। हमको देखना पड़ता है कि हमें क्या काम करवाना है, क्या प्रोडक्शन होना है, क्या प्रोडक्ट बनना है, किस तरह से बनना है, क्या क्या रिसोर्सेज उसके अंदर लगेंगे, और उन सभी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा महंगा रिसोर्स होता है और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है मैन पावर। अगर मैन पावर कम हो जाती है तो भी हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, और अगर मैन पावर ज़रूरत से ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, तो भी हमारा जो है प्रोडक्ट है या प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैन पावर प्लानिंग में ये देखा जाता है कि हमें किस पर्टिकुलर स्किल के लिए मैन पावर चाहिए, वो पर्टिकुलर मैन पावर हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं विद इन द इंडस्ट्री। अब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नया रिक्रूटमेंट किया जाता है, मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। और अगर वो अवेलेबल है तो उसका यूज़ किया जाता है। कभी कभी पर्टिकुलर स्किल को हायर भी किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। जब तक के प्रोडक्ट बनके तैयार ना हो जाए तो उतने समय के लिए स्किल को हायर भी कर लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया जाता है, ठीक है। सेकंड, कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स। यदि किसी ऑनगोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना हो तो कुछ और ऑल्टरनेटिव मेथड्स को सर्च किया जाता है, फाइंड किया जाता है, या फिर जब हम किसी नए मेथड, नई प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो भी हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स को एक बार कंपेयर ज़रूर करते हैं कि सबसे चीप एंड बेस्ट में कौन सी है, कि ज़्यादा रिसोर्सेज भी हमारे खर्च ना हो और
हमको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाए जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हमेशा कंपेयर करना ही चाहिए। ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स को ज़रूर कंसीडर करके, फाइंड करके और कंपेयर करते हैं उस मेथड से जो कि हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं। फिर वर्क मेज़रमेंट की स्टडी करके ही इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नए जो ऑर्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। मींस अगर हमको ये पता है कि हमारा वर्क, ऑनगोइंग वर्क कितने समय में ओवर हो जाएगा, एकम्प्लिश हो जाएगा, और अगर उस समय हम कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम नया ऑर्डर लेने को तैयार हैं और उनके जो ऑर्डर जिसने हमको दिया है उसके दिए हुए टाइम फ्रेम में या उससे पहले हम ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं, तो ये भी हम वर्क मेजरमेंट की स्टडी से पता कर सकते हैं कि क्या हम इस समय नए ऑर्डर ले पा रहे हैं या नहीं। फिक्सिंग द सेलिंग कॉस्ट। अगर वर्क को ठीक तरीके से मेज़र कर लिया जाए ताकि रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएं और वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन टूल इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट, तो जो सेलिंग कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर ये सब स्टडी हो जाए एक बार इंडस्ट्री में, तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट अच्छे रेट में मिल जाएगा, अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर वर्क को ठीक से मेज़र कर लिया जाए तो प्रोडक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से की जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग और वर्क शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से की जाती है। मींस कि कौन सी प्रोडक्ट हमको बनाना है, कौन सी प्रोसेस को यूज़ करना है, उस प्रोसेस का लेआउट क्या होगा। ठीक है, फिर जो प्रोडक्शन लेआउट है वो क्या होगा, कौन कौन से मशीन टूल्स हमको कैसे कैसे यूज़ करने हैं, किस मशीन टूल पर कौन सा ह्यूमन रिसोर्स हमको यूज़ करना है, कौन सा स्किल कहाँ यूज़ होनी है, ये सब चीज़ें हम प्रोडक्शन प्लानिंग में कर सकते हैं प्राइस को कंट्रोल करते हुए। साथ ही साथ एक शेड्यूलिंग भी की जाती है कि कब कौन सा ऑपरेशन होना है। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं, उसमें असेंबली होती है। ठीक है, तो हम लोग ये तय कर लेते हैं कि कब कौन सी प्रोसेस होनी है, कब कौन सा मॉड्यूल तैयार होना है और कैसे कैसे प्रोसेसिंग होना है। इसको अपन बोलते हैं शेड्यूलिंग। 6 पॉइंट, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। वर्क मेजरमेंट की सहायता से प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसका एस्टिमेशन किया जा सकता है कि हमको जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं, जो स्किल वर्कर हमको लगेंगे, तो इनकी कॉस्टिंग क्या होगी, रॉ मटेरियल जो लगेगा उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कहाँ से इसका प्रोक्योरमेंट होगा, ये सब कुछ एस्टिमेशन हो सकता है। तो काफ़ी हेल्पफुल है वर्क स्टडी, वर्क मेजरमेंट हमारे लिए। वी विल स्टडी द रेस्ट टॉपिक्स, रेस्ट पॉइंट्स in the next class. Thank you very much. Stay at home, stay safe, stay healthy.